नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में ये तीसरी क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग अब सिविक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सिविक्स के आज रहेंगे टॉप 15 क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिकों से थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए मैंने केवल 15 क्वेश्चन इसमें रखे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि आप लोग इतना कम टाइम में है, उसमें हम तैयारी कैसे करें, कि अपनी तैयारी को कैसे धार दें, जिसके माध्यम हमारे नंबर अच्छे गेन हो सके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अब पुराना जो मैटर आपने पढ़ रखा है, एक दो बार पढ़ रखा है, अब उसी को बार बार रिवीजन करना है। यदि आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम है, यदि आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पुराना भूल जाएगा, अब जो आपको आ रहा होता वो भी चला जाएगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जितना हो सके रिवीजन करिए। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम में तैयारी कैसे करें। अंतिम समय में सुनिए, अभी जो आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप क्या करें, जो प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपको 6 सब्जेक्ट होने हैं लगभग। ठीक है, तो जैसे आप मैथ्स है, ठीक, मैथ्स को एक रेगुलर टाइम बना लें कि इतना टाइम हमको देना है। उसमें आपको केवल जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, केवल करना क्या है, रिवीजन करना है। क्या करना है, उसको रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना है। ठीक, जिससे जो फार्मूले हैं आपको याद रहें। ठीक है ना, जो फार्मूले हैं आपको याद रहें, जो प्रमेय थोड़ी आती हैं या ट्रिग्नोमेट्री आती हैं, उनके फार्मूले आप कोशिश करिए याद करने की। ठीक, और कोशिश करिए कि फार्मूले बनाने की, कैसे फार्मूला बना है, तो आप लोग क्या करें, वहाँ जल्दी काम कर पाएंगे। ठीक, याद आएगा तो और जल्दी काम हो जाएगा। तो जितना आप हो सके रिवीजन करने का कोशिश करिए। ठीक है, तो मैथ्स में, ये साइंस में भी यही पोजीशन है। साइंस में भी आपको अब कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है, कहीं भी पढ़े हों, कोचिंग, स्कूल, क्लास, कहीं पर भी, अब केवल से केवल आपको क्या करना है, रिवीजन। जो अध्यापक, कोई भी अध्यापक जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाया है या टिक कराए हैं, तो वही क्वेश्चन कोशिश करिए, वही क्वेश्चन पढ़िए। क्योंकि जो अध्यापक क्वेश्चन कराता है ना, तो इतने साल का वो पढ़ाते हुए उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि लगभग भाई यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है ना, तो मैं भी आपको यहाँ कराने वाले क्वेश्चन, तो आप परेशान ना होइए। लेकिन मेरे सब्जेक्ट में जो सामाजिक विज्ञान है क्वेश्चन, तो मेरे पर छोड़िए, मैं पूरा करवा दूंगा, आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये आप परेशान ना होइए। ठीक, तो साइंस में भी आप केवल रिवीजन करिए, नया टॉपिक कुछ नहीं पढ़ना आपको, इतना कम समय है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, तो कोई नया टॉपिक ना करके जो पुराना रिवीजन कराएगा, जो अध्यापक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, उनको बार बार रीड करना है। ठीक है ना, अब मान लो एग्जाम में थोड़ा से आ रहा, थोड़ा भूल रहा है, तो कैसे ट्रिकल करना उसमें भी बताऊंगा। ठीक, तो परेशान नहीं होना है। ठीक, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इसके बाद आप लोग हिंदी लिए होंगे। हिंदी में कुछ गद्य आता है, पद्य भी आते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश करिए आप लिख कर चैप्टर के नाम, जो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आती है ना, क्योंकि सब लोग प्रसंग व्याख्या तो बना लेंगे, व्याख्या तो बना ही लेंगे, क्योंकि उसमें लिखा ही रहेगा जो आना है, लेकिन वो किस टॉपिक का है। ठीक है ना, तो टॉपिक का नाम और उसका लेखक, बीच बीच जो पैराग्राफ है ना, उसको रिवीजन करते रहा करिए। जो आपके पास गेस्ट पेपर कुछ भी है, तो वहाँ से आप क्या करिए, रिवीजन ही करिए, नया कुछ नहीं, ये भी पढ़ने वो भी पढ़ने, तो जो पुराना वो भी आपको भूल सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको हिंदी कर लीजिए। हाँ, कुछ लोग आर्ट लिए होंगे, कुछ लोग संस्कृत लिए होंगे। ठीक है ना, तो आर्ट वालों के लिए ज़्यादा विशेष नहीं है, क्या कर सकते। हाँ, आर्ट में एक चीज़ और आती है, पता नहीं अब आती कि नहीं आती, एक आती है निर्मेय। आर्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक निर्मेय भी वाला क्वेश्चन होता है और बनाने वाला भी होता है। ठीक है ना, तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है ना, निर्मेय वाला भी कर सकते हैं, आर्ट वाला भी कर सकते हैं। तो इसमें हाँ, संस्कृत वालों के लिए यही है कि कुछ पद्य, कुछ गद्य। ठीक है ना, याद, और कभी कभी हिंदी में भी पोएम पूछ ली जाती थी लिखने के लिए, तो आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गए। हाँ, इंग्लिश में एडियम फ्रेजेज, जो प्रोनाउंस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक 2 क्वेश्चन आते ही हैं यहाँ से, तो उसको भी आप क्या करिए, रिवीजन करते रहिए।
5 हो गए। अब लास्ट में आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस, और सोशल साइंस में ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो परेशान न होइए, सोशल साइंस मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ। ये आप क्या करें, रिवीजन करते रहिए और सोशल साइंस का 2-4 बार वीडियो देखते रहिए। मैप वाला क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-4 बार वीडियो देख लेंगे ना, और जो मैं डिस्क्रिप्शन बताता हूँ तो उसको याद रखिए, तो कहीं ना कहीं यहीं से आपसे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना। कैसे कैसे लिखना है उसका भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे अच्छा उदाहरण देकर मैं बता दे रहा हूँ आपको। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपको पेज आया है, ठीक है ना, ये पेज आया है, लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे कैसे। जो बड़े क्वेश्चन होंगे, चाहे कोई भी, चाहे साइंस मैथ कोई भी, ये नहीं कि मैं अपना सब्जेक्ट पूरा ऑल ओवर, कि लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डालेंगे, कोई उत्तर डाले तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर। मान लीजिए हमको 1 करना तो 0 1 डाल दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। ये आपको किनारे में नहीं डालना है, कहाँ डालना है, ये बीच में डालना है। कहाँ डालना है, बीच में डालना है। मैं हर क्लास में आपको थोड़ी थोड़ी देर बताते रहा करूँगा, तो परेशान नहीं होना। तो कहाँ डालना है, इसको बीच में डालना है, ठीक। और तो यहीं से शुरू नहीं कर देना लिखना इसको, ये गलत तरीका है लिखने का। कोशिश करिए कि पट्टी लेकर जाइए, तो आप यहाँ से मार्जिन डाल दीजिए एक ठे इतना, तो पेज थोड़ा शार्ट हो गया, ठीक। मार्जिन डाल दीजिए, और फिर मार्जिन से यहाँ भी नहीं लिखना, थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर यहाँ से लगभग यहाँ क्या करते हैं, लिखते चले जाना है यहाँ तक। डाट डाट नहीं करना है, लिखना है। जैसे लोकतंत्र के बारे में, तो लोकतंत्र क्या है इसके बारे में लिखते जाना। कोशिश करिए मान लीजिए अगर लोकतंत्र क्या है इसकी विशेषताएं बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। यदि ऐसा आएगा तो क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। 4 नंबर क्यों आएगा, लोकतंत्र क्या है 2 नंबर का ये होगा, इसकी विशेषताएं 4 नंबर का होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे लोकतंत्र क्या है उसकी विशेषता बताइए, तो 2 क्वेश्चन हो गए। तो लिखिए पहले लोकतंत्र, लोकतंत्र क्वेश्चन नंबर 1 लोकतंत्र, इसको आप अंडरलाइन, इसको क्या करिए, बीच में ही डालना, किनारे में ही डालना, बीच में डालना और अंडरलाइन कर देना है कि एग्जाम को दिखे कि हाँ लोकतंत्र है। फिर लिख देना है, मान लीजिए लोकतंत्र, ये आपने लिख दिया। देखो पहले यहाँ से करना है, इसके बाद फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ से लिख देना है। अब मान लीजिए यहाँ तक खत्म हो गया, पूर्ण विराम लगा दी, ठीक। लोकतंत्र क्या है, मतलब लोकतंत्र हेडिंग क्या है नहीं लिखना, केवल लोकतंत्र डाल देना, इतना लिख देना। तो इससे क्या हो जाएगा, लगभग मान लो 150 शब्दों में लगभग आएगा, तो 70 से 75 शब्द, ठीक है ना। अब 50 नहीं, ये कितना लगभग 50 शब्द लिखना है। 150 में क्या, लगभग 40 से 50 शब्द इसको लिख देना है। बचे 100 या 120 शब्द जो बचे ना। अब लोकतंत्र की विशेषता, अब किनारे में नहीं डालना, डाल देना है लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं, ये डाल दिए। फिर शुरू करना, जो मतलब पॉइंट तो नंबर 1 2 3 डाल सकते, तो ऐसे मतलब नंबर से डालना है। तो 1 लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक। फिर 2, फिर कम से कम 4 से 5 विशेषता आप कर दे, 3 4 5 मतलब ऐसे करके पूरी विशेषताएं लिख दे। लगभग जो 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो 150 शब्दों वाला क्वेश्चन रहेगा, कम से कम उसको 2 से 2.5 पेज लिखना है। क्या, 2 से 2.5 पेज, अनावश्यक 4 से 5 पेज नहीं भरना है। 2 पेज या 2.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 पेज भी फुल नहीं करना है, ठीक है ना। कोशिश करिए कि लोकतंत्र वाला हो, मतलब आधे पेज से ज़्यादा हो, आधे पेज से ज़्यादा कर लीजिएगा। मतलब थोड़ी, मतलब इतना जगह लोकतंत्र यहाँ तक आ गया, इतनी जगह बच रही तो उसको छोड़ दीजिए, अगले में डालिए लोकतंत्र की विशेषताएं, स्पष्ट। और फिर फुल पेज उसको लिख दिए पूरा। फिर तो लगभग 1.5-2 पेज हो गए, बस इतना ही भी पर्याप्त है। 1.5-2 पेज पर्याप्त है, तो उसको स्पष्ट दिखेगा भी लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। आप कोशिश रहेगा लगभग 6 में कम से कम 5 तो नंबर देकर जाएगा, कम से कम 5 नंबर। इसमें कहो 2 में 2 ही दे दे, अच्छा लिखा तो 2 में 2 देगा। इसमें बचे 4 में 3 या 4 4.5, लेकिन 2 कहीं नहीं गए, इवन 4 नंबर इसमें देकर ही जाएगा। अच्छा लिखे तो 5 भी दे देगा। और किसी में 6, जो देखो पॉइंट अच्छे लगे ना, ऐसे लिखा तो 6 में 6, 2 इसमें 4 इसमें देकर जाएगा, टोटल 6 नंबर देकर जाएगा। ये तरीका है लिखने का, ठीक है ना। और ये ऐसे तरीका मैं पूरे आपको बताने वाला हूँ इसमें। अब हर जैसे पेपर आएगा, नहीं मैंने ऐसे डाइजेस्ट करके बता दिया, ठीक है ना। तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा और सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, ऐसा ऐसे लिखना है आपको।
अब जो क्वेश्चन जो नहीं आएगा उसको भी कैसे कैसे लिखना है, ये तरीका। ठीक है, तो कोशिश करिए ये सब में रिवीजन करते रहिए। इसमें जो पॉइंट है आप लोग, लोकतंत्र, सांप्रदायिकता, जो सिविक्स का टॉपिक है, ये मेंस के मतलब जो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं किसी ने लिख कर पूरा बता दूंगा, फिर उनको मैं धीरे धीरे सॉल्व भी कराता रहूँगा। कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन सिविक्स के आने हैं और इकोनॉमी के आने हैं, कोशिश करूंगा मैं सभी क्वेश्चन आपको किसी ने लिखवा दे रहा हूँ। कल या परसों में पूरे क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा, बता दूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर उन्हीं को मैं क्या करूँगा, सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो ये करिए आप लोग, इतना हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन जो आया सिविक्स के। आज जो 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं जो अगले 15 क्वेश्चन में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन जो आज लिए गए हैं, आपको पता है कि आज लिया गया है किसका टॉपिक है, ये सिविक्स का टॉपिक है। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपने तैयारी को धारदार देने के लिए ये टॉपिकों को आपको पढ़ना है, क्योंकि सिविक्स से कम क्वेश्चन आता है, लेकिन आता सबसे ज़्यादा कहाँ से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज़्यादा आता है। तो मैंने उसको अब करवा दिया है, जो मैंने करवाया उसको बाइक ईयर पेपर भी हैं। ठीक है ना, तो परेशान नहीं हो ना। इसमें भी जो अभी तक 2020 तक आए हैं पेपर, ठीक है ना, 2020 में जो आए हैं उसको भी मैंने शामिल कर लेता हूँ। ठीक, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। चलिए, है पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संघीय शासन व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रणाली के तीसरे स्तर में कौन कार्य करता है? तो मैंने आपको बताई थी जब पढ़ाता हूँ, तो ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी, त्रिस्तरीय मतलब इसमें कौन कौन, 3 स्तर में कौन कौन होता है? पहले में आता है संघ, दूसरे में आता है राज्य, तीसरे में आता है पंचायत। ठीक, ये 3 स्तर होते हैं। एक संघ होता है, केंद्र लेवल पर संघ होता है, दूसरे में राज्य होता है, तीसरे स्तर पर कौन होते हैं, पंचायतें होते हैं। ठीक है, संघ तो आप जानते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार। जो पंचायत में भी होते हैं, पंचायत में भी ग्राम पंचायत आ जाती है, फिर नगर पालिका आ जाती है, नगर निगम आ जाती है, ये सभी आ जाते हैं। किसमें, ये तीसरा स्तर है। ये पहला स्तर संघ होता है, दूसरा स्तर राज्य होता है, तीसरा स्तर कौन होता है, पंचायत होता है। समझ आ गई बात ना। चलिए, तो पंचायत में कौन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम, ये सभी आ जाते हैं तेरे स्तर में पंचायत में। तो अब देखिए पंचायत कौन कौन है, पंचायत में ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी। तो कौन कौन है, पंचायत भी है, नगर पालिका भी है, नगर निगम, ये क्या होगा, इसमें आ जाएंगे ये सभी। ठीक है ना। चलिए, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार किसके अंतर्गत आते हैं? अब सुन लीजिए, ये आपको कैसे पता ये विदेशी बैंक के कैसे कैसे होंगे? तो दरअसल जो सूची होती है, जो केंद्र में जो सूची जारी की है, वो 3 तरह की सूची होती है। एक होती संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है, जो केंद्र नियम बनाए। संघ सूची में क्या होता है, जो केंद्र नियम बना तो उसको संघ सूची बोलते हैं। राज्य सूची में जो राज्य नियम बना या स्टेट नियम बना, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों नियम बनाए, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। अब जैसे कोई एक बैंकिंग सेक्टर है, डाक विभाग है, रेलवे है, संचार सुविधा है, विदेशी मामले हैं, ठीक है ना, डाक सेवा है, ये सभी आते हैं किसमें, संघ सूची में। ठीक है ना। और लिखा विदेशी मामले, संचार, ये किसके अंतर्गत हैं, संघ सूची में। राज्य सूची में क्या क्या था, जो कृषि संबंधित मामले होते हैं, मनोरंजन की जगह होती हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आती हैं किसमें, राज्य में। या स्टाम्प ड्यूटी होती है, ये सब किसमें आते हैं, राज्य का विषय होता है। समवर्ती सूची में जैसे वन आ जाते हैं, शिक्षा आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सभी आ जाते हैं किसमें, समवर्ती सूची में। और रेलवे जो पुलिस, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची में आती है। ठीक है ना, रेलवे केंद्र का विषय है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है वो आते हैं राज्य सूची में। तो इनमें क्या कहा गया, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार सुविधा किसके अंतर्गत आएंगे, ये होगा संघ सूची। ठीक है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बता सकते हैं 53, 56,
65 और 70 कब किया गया था? दरअसल बात थी जब देश आज़ाद हो गया था तो जरूरत पड़ी गई भैया अब किस आधार पर जो राज्य है उनको बांटा जा भैया। तो क्या हुआ, बहुत सारे राज्यों में ये मांग उठने लगी भैया जो जिसकी भाषा है उस आधार पर राज्य बना दिया जाए। लेकिन क्या हर भाषा, इतनी भाषाएं भारत देश में, तो क्या हर भाषा के लिए अलग राज्य थोड़ी ना बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले 1953 की मैं बात करता हूँ, जो एक नेता थे, कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामालू, उनको 56 दिन भूख हड़ताल, वो तेलुगु राज्य जो था अलग बनाने की मांग कर रहे थे। तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश की दरअसल बात कर रहे थे। उनके समर्थन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो ये आंदोलन और जोर पकड़ लिया। तब मजबूरन में केंद्र सरकार को आयोग बनाना पड़ा है भाषाई आधार पर। तो उसी बात कर रहा है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किस वर्ष किया गया था? वो है 1956 भाषाई प्रांत पर आधार जो किया गया था। लेकिन अब 53 में जो आधार पर बना दिया गया था, 53 में क्या क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश को, हाँ 53 में ही आंध्र प्रदेश को बनाया जाए। लेकिन पूछा गया भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किस वर्ष किया गया, मतलब जो आयोग के आधार पर कि हाँ भाषा एक आधार बनाया जा सकता है, वो था 56 में। ठीक है, चलिए। बाद में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। तो कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। जब पहले 28 राज्य थे, फिर तेलंगाना बढ़ा था तो 29 हो गए थे। लेकिन फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिए, तो राज्य क्या हो गया, केंद्रशासित प्रदेश बन गया, उसमें कम हो गया एक राज्य। ठीक, तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में राज्य जो हैं कितने, 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इनकी आपको राजधानी जरूर याद रखना। चलिए अगला है 1968 में ओलंपिक मुकाबले किस देश में हुए? जो ओलंपिक हुए 1968 किस देश में हुए? मैक्सिको, ब्राजील, लंदन या यूएसए? तो किस देश में हुए थे? ये हुए थे मैक्सिको। ठीक है, अगर काले दस्ताने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी किसका? ओलंपिक शक्ति का, या खिलाड़ियों की एकजुटता का, या यूरोपीय श्रेष्ठता का, या अश्वेत शक्तियों का? तो किसका था? ये था अश्वेत शक्ति का प्रतीक था ये। अगला है धावक पीटर नॉर्मल किस देश के खिलाड़ी थे? तो किस देश के? ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्रिटेन या यूएसए? किस देश के खिलाड़ी थे ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ठीक, चलिए। श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का क्या रूप है? लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता, उदारता, स्वतंत्रता? तो किसका है? लैंगिक असमानता। किसका आधार है? ये लैंगिक, पुरुषों और स्त्रियों की लैंगिक असमानता। अब जब क्लास में आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो आपको ये पूरा लैंगिक विभाजन अच्छे से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, चलिए। जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे वो जानते होंगे। चलिए, तो आप लोगों को एक सेशन कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहा करिए। ठीक है ना, और बहुत से जितने आपके दोस्त हैं कोचिंग के, दूसरे स्कूल के, या दूसरे स्कूल में कहीं पढ़ रहे हों, ठीक है ना, तो सब लोगों को शेयर जरूर करते रहा करिए। ठीक है ना, तो ये सब मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। देख, कोई भी किसी भी विद्यालय हो, किसी भी कोचिंग का हो, आप लोग क्या करिए, इसको शेयर बहुत से बहुत लोगों तक शेयर जरूर करते रहा करिए। ठीक है ना, चलिए। नारीवादी आंदोलन के प्रमुख मांगों का क्षेत्र क्या था? शैक्षिक, या करियर के उचित अवसर, या समान अधिकार, या ये सभी? तो क्या थे? ये सभी अधिकार महिलाएं अपने लिए मांग कर रही थी। एक चीज मैं आपको की पॉइंट बता दे रहा हूँ। कोशिश ये रहे, जब आप एग्जाम में देने जाएंगे क्वेश्चन, मतलब से पेपर देने जाएंगे, तो इस टाइप के ये ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो लगभग 90% संभावना रहती है कि जो या ये दोनों या सभी ये होने की 90% संभावना रहती है कि ये होगा। तो आप लोग ये क्लू जो है उसको समझते रहिए। ठीक है ना, जो ये मान लीजिए 3-4 विकल्प दिए, उसमें सभी लिखा है, तो कोशिश कर पहले पढ़ लीजिए। यदि आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग 90% चांस रहता है कि ये दोनों या सभी हो सकते हैं, यदि ऐसा एक सेंटेंस लिखा गया है तो। ठीक है ना, और नहीं किसी के 10% चांस बनते नहीं भी होता है, तो आप लोग पढ़ के थोड़ा सा देखिए, तो आपको लगभग हो सकता है। चलिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? समान पारिश्रमिक अधिनियम तो कब लागू किया गया? 74, 75, 76 या 78? तो कब किया गया? 1976 में। अगला है स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। जो स्थानीय निकाय है उन्हें महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। कितना दिया गया? 2/3, 3/3 या 1/3 या 2/4? तो कितना दिया गया है? 1/3। इसको बोलते हैं 1/3। 1/3 इनको क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया है।
ठीक है। चलिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य में, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या कौन कौन सी कंडीशन होते हैं आप देख लीजिए। पहला है धर्म का कोई स्थान नहीं है। दूसरा है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करना, सभी धर्म को समान मानना या समझना, बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता देना। तो क्या है इसमें, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन सभी धर्मों को समान समझेगा, ये है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैं पूरा आपको बता दूंगा। धर्मनिरपेक्ष या कभी आ जाए पंथ निरपेक्ष, समानता है इसका मतलब एक ही है। समानता जो बहुत बारीक अंतर करें तभी समझ में आएगा कि अंतर है। धर्मनिरपेक्ष मैं थोड़ा अंतर बता दे रहा हूँ। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष पक्ष निरपेक्ष आप लोग समानता है एक मानेंगे, आप लोग एक ही मानना, ठीक है ना। किसी धर्म या किसी पंथ के साथ या समान व्यवहार करना है, या जब राज्य अपना धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब संविधान में भी लिखा है, प्रस्तावना में लिखी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था। अगर बीच में सर पंथ निरपेक्ष, ठीक है, इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है लेकिन सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, तो सभी धर्म क्या समान, सभी धर्मों क्या करना, समान समझना। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोग 2005, 2006, 2008, 2010, तो कब हुई? 2006 में हुई। 2006 में जब आपको पता 7 पार्टी अलायंस SPA, जो 7 पार्टी अलायंस का भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि 7 पार्टी अलायंस किससे संबंधित है। ये है जो 7 पार्टी अलायंस है, तो 7 पार्टी अलायंस का भी क्वेश्चन आ जाए कि 7 पार्टी अलायंस कहाँ से संबंधित है, तो वो भी कहाँ से है, नेपाल से। एक क्वेश्चन आपका और यहाँ से आ सकता है कि जो नेपाल में शाही सत्याग्रह, ठीक है, शाही परिवार हत्या किस वर्ष की हुई? ये हुई 2001 में। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, और बना सकता है कि कहाँ पर शाही परिवार हत्या 2001 में हुई, तो कहाँ हुई? नेपाल में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? अब देखिए, समाचार पत्र, NGO, राजनीतिक दल या नौकरशाही। समाचार पत्र इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं, तो ये होगा नहीं। NGO इसको मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। और नौकरशाही ये तो नौकरी करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या है, सबसे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, जो पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है। यही जो होती है ना, लोगों के लिए नियम बनाती हैं, कानून बनाती हैं, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ये आपका 2020 में आया था, आपको एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस। जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता, ये सभी तीनों क्या है, ये राष्ट्रीय नेशनल पार्टी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या है, एक क्षेत्रीय पार्टी है या स्टेट पार्टी है, ये नहीं है, ठीक है ना। ये 2020 में क्वेश्चन आया था, तो इसका विकल्प सही क्या होगा, समाजवादी पार्टी। पूछा क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे, तो इससे कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने 15 ही क्वेश्चन इसको लिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम जो पूछा जाता है उसमें इतिहास और भूगोल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिविल इकोनॉमिक्स से बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मैंने केवल 15 ही करा है। कोशिश करूँ 15 के आसपास इकोनॉमी भी कराऊंगा, तो इतना आप क्वेश्चन कर लेंगे ना, 15, 30, और उधर तो मैं कहा 20, इतना आप कर लेंगे तो लगभग क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कहीं का भी लड़का हो, किसी भी संस्था का लड़का हो, तो आप लोग क्या करिए, इसको ज्वाइन करवाइए, लोगों तक पहुंचाइए। और मैं कोशिश करूंगा मैं जो 1-2 घंटे क्लास होगी, एक ही क्लास में मैं समाप्त कर लूँ, वो लाइव क्लास ले लूँगा, ठीक है। लाइव क्लास के माध्यम से जो भी समस्याएं होंगी आप लोग कमेंट करते जाइए, मैं उनको समस्या का समाधान करता रहूँगा। तो एक ही क्लास में, जो बार बार नहीं पढ़ाना, एक ही क्लास में लाइव क्लास चलाकर हम लोग
एक ही क्लास में पूरी समस्या का समाधान कर लेंगे। कोशिश रहेगी 10 में जो उसमें आने हैं, मतलब मैप से 10 में क्वेश्चन 10 आने हैं ना, 10 के 10 नंबर आपके हैंडल होंगे। तो उसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला, 10 में 10 और 20 इधर से नंबर नहीं कटने वाले। तो इसका मतलब 30 नंबर फिक्स हैं, बचे 40 नंबर। ठीक है, जो 40 नंबर बचे हैं तो उसकी मेहनत करनी है। लेकिन कोशिश मैं वो सब बताऊंगा, रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुई, यूरोपियन क्रांति कैसे, पूरा फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना, पूरी क्रांति मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन जो आने हैं और जो 6 नंबर के भी क्वेश्चन आने, दोनों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।